अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सौर मंडल का असली किनारा कहाँ है, तो ज्यादातर लोग शायद कहेंगे नेपच्यून, या हो सकता है प्लूटो। हाँ, हम सौर मंडल को ग्रहों के एक समूह के तौर पर ही देखते हैं। बिल्कुल, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा रहस्यमयी और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। हमारे सौर मंडल का जो अंत है वो किसी चट्टानी ग्रह पर नहीं, बल्कि एक विशाल अदृश्य चुंबकीय सीमा पर होता है। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना को एक नई ही दिशा देता है। हम ग्रहों के बारे में सोचते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे सौर परिवार की असली दीवार, असली सरहद, वो एक ऐसी जगह है जहां हमारे सूरज का राज खत्म होता है और जहां से तारों के बीच का अथाह ब्रह्मांड शुरू होता है। हाँ, और आज हमारी ये गहरी पड़ताल इसी सरहद के बारे में है, और उन दो महान खोजियों के बारे में जिन्होंने इसे पार करने की हिम्मत की, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 1977 में लॉन्च हुए ये यान, इनका सफर आज भी जारी है और उन्हें लॉन्च करने का एक खास कारण था। हाँ, वो ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति बनी थी जो सदियों में एक बार होती है, जिसे ग्रैंड टूर कहा गया। और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। हमें बृहस्पति और शनि की वो तस्वीरें भेजी जिन्होंने विज्ञान की किताबें मतलब हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज तो दशकों बाद हुई, जब वो हमारे सौर मंडल के उस बिल्कुल बाहरी किनारे पर पहुंचे, जहां से उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े भेजे जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये जानकारी सीधे उन यानों से आई है जो अब उस जगह पर हैं जिसे हीलियोपॉज कहते हैं। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। वॉयेजर ने हीलियोपॉज पर असल में क्या खोजा, ये खोजें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, और ये हमें हमारे सौर मंडल के बाहर की दुनिया के बारे में क्या बताती हैं। ठीक है, तो इस सफर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सौर मंडल का ये बुलबुला आखिर है क्या। वॉयेजर यानों का सफर वाकई किसी महाकाव्य से कम नहीं है। 40 साल से भी ज्यादा का सफर। जब उन्हें लॉन्च किया गया था तो उनका मुख्य मिशन बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना था, लेकिन दशकों बाद जब वो नेपच्यून से भी अरबों किलोमीटर आगे निकल चुके थे, तब असली कहानी शुरू हुई। हाँ, तो सवाल ये है कि ये जो सौर हवा लगातार सूरज से बाहर की ओर बह रही है, ये कहाँ जाकर रुकती है? क्या ये बस धीरे धीरे अंतरिक्ष में घुल मिलकर खत्म हो जाती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये बस खत्म नहीं होती, ये टकराती है। इसे समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा। पहला है सौर हवा, सोलर विंड। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे सूरज लगातार हर दिशा में आवेशित कणों की एक सुपरसोनिक आंधी फेंक रहा है। एक आंधी? हाँ, एक आंधी जो हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी से लेकर प्लूटो और उससे भी बहुत आगे तक फैली हुई है। और इसी आंधी की वजह से एक तरह का सुरक्षा कवच बनता है ना? बिल्कुल। ये सौर हवा जब बाहर की ओर फैलती है तो ये एक विशाल चुंबकीय बुलबुला बना देती है। इस बुलबुले को हेलियोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे पूरे सौर मंडल को, सभी ग्रहों को अपने अंदर समेटे हुए है। और ये बुलबुला ये खाली जगह में नहीं तैर रहा? नहीं, ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के तारों के बीच की जगह में तैर रहा है, जिसे हम अंतरतारकीय माध्यम यानी इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। तो ये बुलबुला उस माध्यम से टकराता है? सही कहा। और इस बुलबुले की जो बाहरी सीमा है, जहां अंदर से आती सौर हवा का दबाव बाहर के अंतरतारकीय माध्यम के दबाव से बैलेंस हो जाता है, जहां सूरज का प्रभाव खत्म होता है, उसे ही हेलियोपॉज कहते हैं। तो यही है हमारे सौर मंडल का असली भौतिक किनारा। हाँ, यही है। और वो पल जब वॉयेजर 1 ने 2012 में इस सीमा को पार किया, वो तो ऐतिहासिक था। उसके उपकरणों ने कुछ बहुत ही नाटकीय महसूस किया होगा। एक तरफ सूरज से आने वाले कणों की बौछार, और फिर अचानक सन्नाटा। बिल्कुल यही हुआ। सूरज से आने वाले कणों की संख्या में अचानक भारी गिरावट आई, और ठीक उसी समय बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक शोर भरे कमरे से निकलकर अचानक बाहर शांत रात में आ गए हो। हाँ, लेकिन बाहर की हवा में एक अलग ही तरह की ऊर्जा हो। तो ये पहला सीधा सबूत था कि इंसान की बनाई कोई चीज हमारे सौर मंडल के इस चुंबकीय कवच को पार कर गई है और तारों के बीच की जगह में प्रवेश कर गई है। और फिर कुछ साल बाद वॉयेजर 2 ने भी एक अलग दिशा से, एक अलग जगह से इसी सीमा को पार किया और उन्हीं नतीजों की पुष्टि की। जिससे पक्का हो गया कि ये कोई संयोग नहीं था। नहीं, हम वाकई एक स्पष्ट परिभाषित सीमा को देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। मतलब वैज्ञानिकों ने जो उम्मीद की थी
और जो वॉयेजर ने असल में पाया उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पहले ये माना जाता था कि ये सीमा एक बहुत चौड़ा अस्त व्यस्त सा इलाका होगा, एक धुंधला सा ट्रांजिशन जोन। हाँ, बिल्कुल यही उम्मीद थी, एक क्रमिक धुंधले बदलाव की, कि सौर हवा और बाहरी गैलेक्सी के कण धीरे धीरे लाखों किलोमीटर तक आपस में घुलते मिलते रहेंगे। पर मिला क्या? बिल्कुल उल्टा। ये सीमा बहुत ही संकरी और आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी, मानो किसी ने अंतरिक्ष में एक रेखा खींच दी हो। एक तरफ पूरी तरह से सूरज के कणों का साम्राज्य और रेखा के ठीक दूसरी तरफ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का राज। ये तो बहुत बड़े हैरानी की बात होगी वैज्ञानिकों के लिए। थी। जब ये डेटा पहली बार आया तो कई लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि जरूर किसी उपकरण में खराबी होगी। ये हमारी सोच से इतना अलग था। जैसे आप एक शांत नदी में नाव चला रहे हों और अचानक एक विशाल झरने के किनारे पहुंच जाएं। बहुत अच्छी उपमा है। एक तरफ सब कुछ जाना पहचाना और दूसरी तरफ पूरी तरह से अलग अनजाना माहौल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, वॉयेजर ने पाया कि इस हेलियोपॉज सीमा के ठीक अंदर एक और परत मौजूद है। एक और परत? हाँ, ये वो जगह है जहाँ सूरज से आने वाली सुपरसोनिक सौर हवा बाहरी दबाव के कारण अचानक धीमी हो जाती है। अब जब कोई भी चीज बहुत तेजी से चलकर अचानक धीमी होती है तो वो एक जगह जमा होकर दब जाती है और बहुत गर्म हो जाती है। जैसे ट्रैफिक जैम में होता है। हाँ, बिल्कुल ट्रैफिक जैम की तरह। और वॉयेजर के उपकरणों ने इस गर्मी और दबाव को मापा। और आंकड़े क्या कहते थे? आंकड़े चौंकाने वाले थे। इस परत में तापमान और कणों का घनत्व वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा था। इससे यह पता चला कि सौर हवा और अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बीच की ये टक्कर ये उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली है। तो हीलियोपॉज अब सिर्फ एक काल्पनिक रेखा नहीं रही? नहीं, वॉयेजर के आंकड़ों ने साबित किया कि यह एक वास्तविक भौतिक संरचना है। इसकी अपनी मोटाई है, अपना तापमान है और इसका अपना चुंबकीय व्यवहार है। तो ये बुलबुला या हीलियोस्फीयर सिर्फ एक सीमा नहीं है, जैसा कि आपने पहले कहा, ये एक सुरक्षा कवच भी है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये हमें आखिर किससे बचाता है? ये हमें बचाता है गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों से। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज? हाँ, ये बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, परमाणुओं के नंगे नाभिक जो दूर किसी सुपरनोवा विस्फोट या ब्लैक होल जैसी शक्तिशाली घटनाओं से पैदा होते हैं। और ये लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं। हाँ, और अगर ये बिना रोक टोक के हमारे सौरमंडल में आ जाएं, तो ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हीलियोस्फीयर एक ढाल की तरह काम करता है। वॉयेजर के डेटा ने इस ढाल के बारे में हमारी समझ को कैसे बदला? वॉयेजर ने दिखाया कि ये ढाल ये उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रभावी और व्यवस्थित है। जैसे ही वॉयेजर ने हीलियोपॉज को पार किया, इन खतरनाक कॉस्मिक किरणों की संख्या में 70% से भी ज्यादा का उछाल आया। 70%? हाँ, ये दिखाता है कि ये सीमा एक बहुत ही कुशल फिल्टर की तरह काम करती है, जो दो बहुत अलग तरह के विकिरण वाले वातावरणों को एक दूसरे से अलग रखती है। एक तरफ सूरज का अपेक्षाकृत शांत माहौल है और दूसरी तरफ गैलेक्सी का तूफानी माहौल। तो इन सब का असल महत्व क्या है? ये सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए दिलचस्प है या इसका हम पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं, इसका बहुत बड़ा व्यवहारिक महत्व है, खासकर भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। अच्छा। देखिए, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र हमें इस विकिरण से बचाता है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री इससे बाहर निकलते हैं, जैसे चंद्रमा या मंगल पर जाने वाले मिशनों के लिए, तो ये उच्च ऊर्जा वाला ब्रह्मांडीय विकिरण उनके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो वॉयेजर का डेटा एक तरह से अंतरिक्ष का मौसम पूर्वानुमान दे रहा है? एक तरह से, हाँ। वॉयेजर के सटीक माप इन विकिरणों की भविष्यवाणी करने वाले हमारे मॉडलों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमें पहली बार सीधे तौर पर पता चला है कि उस ढाल के बाहर विकिरण का स्तर असल में कितना ज्यादा है। तो इससे हम भविष्य के मिशनों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, बेहतर स्पेसक्राफ्ट, बेहतर शील्डिंग और ज्यादा सुरक्षित योजनाएं। ये जानकर कि अंतरिक्ष यात्रियों को किस तरह के अदृश्य खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो ये सीमा बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित है, लेकिन क्या इसके आर पार का चुंबकीय व्यवहार भी इतना ही सीधा साधा है? मुझे लगता है वहाँ कहानी थोड़ी और उलझी हुई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चुंबकीय क्षेत्र की कहानी शायद वॉयेजर की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। ऐसा क्यों? क्या उम्मीद थी?
वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जहां सूरज का चुंबकीय क्षेत्र और गैलेक्सी का चुंबकीय क्षेत्र आपस में मिलेंगे वहां बहुत उथल-पुथल होगी। जैसे दो अलग-अलग दिशाओं से आती लहरें टकराती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। उम्मीद थी कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मुड़ी हुई, उलझी हुई और अशांत होंगी। लेकिन वॉयेजर को कुछ और ही मिला। हाँ, उसने फिर हैरान किया। उसने पाया कि सीमा के दोनों ओर, यानी हेलियोस्फीयर के अंदर और बाहर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उम्मीद से ज्यादा एक जैसी थी, लगभग समानांतर। ये तो बहुत अजीब है ना? इसका एक संभावित मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तरीकों से आपस में जुड़ रहे हैं या खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं जिन्हें हम अभी तक भौतिकी के नियमों से पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। एक और रहस्य, और इसके अलावा एक और हैरान करने वाली बात थी हमारे सौर मंडल के बाहर का घनत्व। ये एक और बड़ी खोज थी। दशकों से वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि तारों के बीच की जगह कितनी घनी होगी। वॉयेजर के प्लाज्मा वेव उपकरणों ने पहली बार इसे सीधे तौर पर मापा। और क्या पाया? और पाया कि हमारे सौर मंडल के ठीक बाहर का जो अंतरतारकीय माध्यम है वो वैज्ञानिकों के अनुमान से 2 गुना घना है। 2 गुना? इसका क्या मतलब हुआ हमारे सौर बुलबुले के लिए? इसका मतलब ये है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे हीलियोस्फीयर पर बाहर से ज्यादा दबाव डाल रही है जितना हम पहले सोचते थे। और यही वजह है कि हमारा ये सौर बुलबुला एक आदर्श गोला नहीं है। अच्छा, तो कैसा है फिर? ये कुछ दिशाओं में दबा हुआ है और कुछ दिशाओं में एक लंबी पूंछ की तरह खिंचा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हवा में एक बुलबुला चारों ओर के दबाव से अपना आकार बदलता है। और अब हमारे पास इसका सबूत है? हाँ, दशकों की अटकलों की जगह अब हमारे पास वास्तविक डेटा है। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल नई तस्वीर है, एक स्पष्ट सीमा, एक गर्म भीतरी परत, एक उलझा हुआ चुंबकीय क्षेत्र और बाहर से आता एक अप्रत्याशित दबाव। इन सब खोजों से भविष्य के लिए क्या संकेत मिलते हैं? इसके 2 बहुत गहरे मायने हैं। पहला है हमारे सौर मंडल का लंबा सफर। सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक जगह स्थिर नहीं है। हाँ, वो भी घूम रहा है। हाँ, वो लाखों वर्षों में गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है और इस यात्रा में ये अलग अलग घनत्व और चुंबकीय गतिविधि वाले पड़ोस से गुजरता है। तो इसका मतलब है कि कभी-कभी हम ज्यादा घने या ज्यादा तूफानी ब्रह्मांडीय इलाके से गुजरते होंगे? बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारा सौर मंडल कभी किसी बहुत घने अंतरतारिक बादल से गुजरे तो क्या होगा? बाहर से दबाव बहुत बढ़ जाएगा और हमारा हेलियोस्फीयर, हमारी ये सुरक्षा ढाल सिकुड़ जाएगी। अगर ये बहुत ज्यादा सिकुड़ गई, मान लीजिए शनि या बृहस्पति की कक्षा तक ही सिमट गई, तो पृथ्वी तक पहुंचने वाले खतरनाक कॉस्मिक विकिरण की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। और इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। हाँ, वॉयेजर का डेटा हमें पहली बार ये समझने में मदद करता है कि ये प्रक्रिया असल में कैसे काम कर सकती है। और दूसरा, मतलब मुझे लगता है ये भविष्य के मिशनों से जुड़ा है। हाँ, दूसरा ये कि हमें एक नए और बेहतर मिशन की सख्त जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वॉयेजर के उपकरण 1970 के दशक की तकनीक पर आधारित हैं। 40 साल से भी ज्यादा पुराने। हाँ, उस समय के हिसाब से वे अद्भुत थे, लेकिन आज की तकनीक की तुलना में बहुत सीमित हैं। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वे अंतरतारिकी माध्यम के कणों की संरचना या चुंबकीय क्षेत्र की पूरी तस्वीर बना सकें। फिर भी उन्होंने इतनी क्रांतिकारी खोजें की। यह इस बात का एक बहुत मजबूत तर्क है कि हमें आधुनिक सेंसर वाला एक नया समर्पित अंतरिक्ष यान इस सीमा पर भेजना चाहिए। बिल्कुल, एक नया इंटरस्टेलर प्रोब जो आज की तकनीक से लैस हो, वो उस क्षेत्र का कहीं ज्यादा विस्तृत नक्शा बना सकता है। वो उन कणों का विश्लेषण कर सकता है जो दूसरे तारों से आते हैं। वो उन चुंबकीय पहेलियों को सुलझा सकता है जिन्हें वॉयेजर ने हमारे सामने रखा है। तो वॉयेजर ने दरवाजा खोला है। हाँ, अब हमें उस दरवाजे से गुजरकर उस नई दुनिया को विस्तार से समझने की जरूरत है। ये वाकई कमाल है। चलिए इस चर्चा के मुख्य और सबसे आश्चर्यजनक बिंदुओं को एक बार फिर से समेटते हैं। सबसे पहली बात तो ये, हमारे सौर मंडल का किनारा कोई आखिरी ग्रह नहीं है। नहीं, बल्कि एक तेज, सक्रिय और भौतिक चुंबकीय सीमा है जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, एक दीवार की तरह जो हमारे घर को बाहरी ब्रह्मांड से अलग करती है। दूसरी बात, हमारा हेलियोस्फीयर सिर्फ एक साधारण बुलबुला नहीं है, बल्कि एक जटिल और गतिशील ढाल है। ये हमें बाहरी ब्रह्मांड के खतरनाक विकिरण से बचाता है
और इसका आकार और व्यवहार हमारी गैलेक्सी क्या बाहरी वातावरण तय करता है, जिसके बारे में हम अब जाकर कुछ समझना शुरू कर रहे हैं। हाँ। और शायद सबसे बड़ी बात, इतिहास में पहली बार इंसानियत सीधे तौर पर तारों के बीच की उस जगह को माप रही है और समझ रही है जहां अब तक सिर्फ हमारी कल्पना ही पहुंच सकती थी। वॉयेजर ने हमें उस अंधेरे में पहली रोशनी दिखाई है और साथ ही ये भी दिखाया है कि हम कितना कम जानते हैं। मैं इस चर्चा को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी। स्रोत बताता है कि हमारा हेलियोस्फीयर हमारे गैलेक्टिक पड़ोस के आधार पर सिकोड़िया फैल सकता है। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि अरबों वर्षों में इस बदलती हुई सुरक्षा ढाल ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को कैसे प्रभावित किया होगा। क्या अतीत की कुछ बड़ी विलुप्ति की घटनाएं, जब धरती से बहुत सी प्रजातियां एक साथ खत्म हो गई, उनका संबंध हमारे इस ब्रह्मांडीय यात्रा से हो सकता है? आप कह रही हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी हमारा सौरमंडल एक ऐसे ब्रह्मांडीय तूफान से गुजरा हो? हाँ, जब हमारी ये ढाल कमजोर पड़ गई हो और बाहरी विकिरण ने धरती पर जीवन के क्रम को ही बदल दिया हो। वॉयेजर ने हमें सिर्फ बाहर देखना नहीं सिखाया, बल्कि अपने अतीत को भी एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर